यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दृष्टि एक्स का टेस्ट नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में 1 से लेके आपका जो 50 क्वेश्चन तक है, 1 से 50, ठीक है, वो क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें पार्ट 2 में, इसी टेस्ट का पार्ट 2 में रहेगा आपका 51 से 100 क्वेश्चन तक रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो 50 तक आपका हो गया, आप 51 से 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में करा देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट नंबर 3। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 और उधर से अपना विजन आइज को स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4। राइट, तो इस टाइप से जितना भी टेस्ट है, तो दोनों सीरीज आपके चलाता रहूँ, विजन आइज का भी और आपका जो दृष्टि आइज का, दोनों टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है, तो आपको सॉल्व करते रहना है। राइट, ये नहीं कि आपको जो दृष्टि सॉल्व कर रहे हैं तो विजन का नहीं सॉल्व करना। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका क्या है, टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। राइट, जैसे कि आपने टॉपिक क्लियर कर लिए, टॉपिक पढ़ लिए, तो आपको टेस्ट लगाना जरूरी होता है। राइट, क्योंकि आपको पता चल सकता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से 51 क्वेश्चन है, आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा, जो आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा होती है, जिसको एलएएफ बोलते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एलएएफ के उपयोग आर्थिक स्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी दीर्घकालिक नकदी की जमा को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, सहायता के लिए किया जाता है। दूसरा है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है। इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, जो इसकी आर्थिक जो स्थिरता है इसके बदले, तो देखो चल निधि जो सुविधा है ये क्या होती है, इसको पता होना चाहिए। ये भारत में आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से ये बैंकिंग प्रणाली में चल निधि को अंतर जो प्रविष्ट होते हैं उसमें अवशोषित करता है। राइट, आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति गठित की थी कब, 1998 में। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। राइट, शुरुआत की थी, उसी के परिणाम स्वरूप ही एलएएफ जो आपका ये चल निधि सुविधा है, समायोजन सुविधा, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये किया गया था। तो आपको दोनों बातें आपको ये याद रखनी क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ से क्यों गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अल्पकालिक नकदी है उसकी कमी को हल करने के लिए बैंकों में सहायता की जाती है। राइट, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई के चल निधि योजना जो सुविधा है एलएएफ, उसके लिए मौद्रिक नीति उपकरण है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये दो घटक होते हैं इसके, रेपो रेट और आपका एक होता है रिवर्स रेपो रेट। राइट, तो दोनों हमारे घटक क्या है, इसके लिए करेक्ट वहाँ पर सही बात बता रहा है। जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता पूरा करने के लिए यहाँ पर चल निधि की आवश्यकता होती है, तो वे क्या है, रेपो के माध्यम से आरबीआई से ऋण लेते हैं। राइट, जिस पर वे जो धन है वो ऋण देते हैं और उसे रेपो दर कहता है। जब बैंक को वापस धन की आवश्यकता होती है तो उसे रिवर्स रेपो दर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको करेक्ट है। जो पहली बात बोला है, पहली बात यहाँ से आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी एलएएफ है उसके उपयोग की आर्थिक स्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण पर जो क्षमता होती है उसके कारण होने वाले किसी अन्य प्रकार के तनाव से क्या है, अल्पकालिक नकदी को यहाँ पर बैंकों में सहायता के लिए किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, दीर्घकालिक, यहाँ पर दीर्घकालिक नहीं होगा, अल्पकालिक समय के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, वोस्ट्रो खाते। ठीक है, वोस्ट्रो खाते के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना है। पहला है, ये एक घरेलू बैंक में खोला गया विदेशी बैंक का खाता है। ठीक है, दूसरा है, वोस्ट्रो खाते का प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निपटान सुविधाजनक बनाना। तीसरा स्टेटमेंट है, वोस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जिसमें देश में पैसा जमा होता है। राइट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा 52 में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 52 में क्या है। पहला स्टेटमेंट देखो, वोस्ट्रो खाता किसी विदेशी बैंक खाता है जो घरेलू बैंक में खोला जाता है। लैटिन भाषा में इसको वोस्ट्रो का शब्द होता है आपका, जो वोस्ट्रो का शब्द होता है लैटिन भाषा में आपका होता है, जैसे आपका। ठीक है, हमारा, तुम्हारा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे आपका पैसा जो हमारे बैंक में आ जमा है वो, इसका मतलब होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा बोल रहा है, वोस्ट्रो खाते का प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निपटान की सुविधाजनक बनाना। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, वोस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जहाँ पैसा जमा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं। 53 है, राष्ट्रीय निवेश। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। राइट, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF। ठीक है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करना है। पहला है, जो आपका NIIF है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष है, ये जो इसको NIIF बोलेंगे। ठीक है, ये सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के जो बुनियादी ढांचा है उस क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए यहाँ पर की गई है। पहला है। दूसरा है,
NIIF विदेशी निवेशकों का कोई योगदान नहीं है, राइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, सही है, ठीक है, 53 में। तो कुछ 53 में आपका जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, NIF सरकार के समर्थित जो इकाई है वो देश के बुनियादी ढांचे को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। दीर्घकालिक, देखो ये पॉइंट आपको की पॉइंट याद करना, दीर्घकालिक ढांचा, ठीक है। इसकी स्थापना किस देश से, ये देश के बाहर, तो ये सब पॉइंट की पॉइंट ही आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो दीर्घकालिक दिया था, करेक्ट बात है यहाँ। दूसरा क्या था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है NIIF होता है, इसमें भारत सरकार की कितनी 49% हिस्सेदारी होती है। कितनी होती है, ये स्टेटमेंट नहीं दिया होगा यहाँ, बट आपको ये एक्स्ट्रा बात याद रखनी कि इसमें भारत जो सरकार है उसकी हिस्सेदारी 49% यहाँ पर होती है, राइट। उसके बाद जो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। देखो शेष 51% के लिए जो आपका NIIF है, जो 51% बचा होगा, और उसमें NIIF और आपका ADIA और टेमोसेक ओंटारियो टीचर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सुपर जैसे बड़े बड़े वैश्विक संस्थागत, और आपका HDFC, कोटक महिंद्रा में, तो ये सब क्या है, ये भारतीय जो आपके घरेलू वित्तीय संस्थान है, ये निवेश का आग्रह करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। इसमें बोला विदेशी निवेशकों का कोई योगदान नहीं है, तो गलत हो जाएगा। योगदान करते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है वर्तमान में NIIF 3 फंडों का कोर्स है, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी फंड। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। 3 यहाँ पे फंड होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगला क्या है, तीनों 2 आपका करेक्ट है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। यहाँ से 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पर कथन दिया है, वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार भारतीय रुपए की हिस्सेदारी 1.7% है। दूसरा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु धीरे धीरे मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कथनों में से संबंध कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो 54 में देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, एकदम करेक्ट है, पहले जो बोला हिस्सेदारी 1.7% है, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी, ठीक है। यहाँ पे देखो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की यहाँ हिस्सेदारी नहीं पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर चल रही थी विदेशी मुद्रा की बात चल रही थी, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है, भारतीय हिस्सेदारी व्यापार के बारे में बात कर दी गई, ठीक है। यहाँ पर हिस्सेदारी की बात कर दी गई, तो ये आपका यहाँ क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मतलब स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, बात तो सही बोला है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ और बोला है, यहाँ पे कुछ और बोला है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हिस्सेदारी करने लगा, व्यापार जो है उसके, यहाँ पर क्या विदेशी मुद्रा के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में अंतर है, बट सही है दोनों है, ठीक है। तो आपका यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सही है कथन, आर गलत है। आर सही है परंतु इसकी जो व्याख्या है वो नहीं करता है, ठीक है, दो व्याख्या नहीं करता है इसकी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बल्कि व्याख्या नहीं करता, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 55 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में नरसिम्हन जो कार्यकारी समूह है उसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। दूसरा है, RRB को अपने कुल ऋण का 95% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कितना सही होगा, 55 में ये बताना है आपको, राइट। तो 55 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहला देखते हैं। पहला है जो आपका नरसिम्हन समिति की जो सिफारिश उसके आधार पर की गई, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो RRB की ये जो कुल ऋण है उसका 95% क्षेत्र ऋण के कार्यों में प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो क्या है, इतना नहीं होता है, इतना 75% होता है, 95% नहीं होता है, 75% होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला सही है। देखो की पॉइंट को पकड़ के आंसर करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 95 दिया तो मैं की पॉइंट पकड़ा कि 95 में ही गलती हो सकती है, ठीक है। या तो कुछ यहाँ पर ऋण नहीं होगा, कुछ और किस चीज़ के लिए ऋण होगा, ठीक है। तो ये बात आपको की पॉइंट से पता चलेगी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्षेत्रीय बैंक और केंद्र राज्य के बीच 50-50% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो क्या है, 50 और आपका 15 और 35 इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केंद्र और सरकार राज्यों में इतनी इतनी हिस्सेदारी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपका जो राज्य सरकार, ठीक है, प्रायोजक बैंक सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपका केंद्र सरकार कितना 50 हो जाएगा, राज्य सरकार 15, ठीक है, राज्य सरकार 15, और उसके बाद जो 35% अनुपात है ये आपका हो जाएगा प्रायोजक बैंक, ठीक है। 35 ये प्रायोजक बैंक हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो तीनों बात याद रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत था, पहला ओनली एक सही है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार रणनीति के रूप में एलिसोरिंग को प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर व्यापार रणनीति है, एलिसोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है इनमें से, राइट। तो हमारे यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, उन देशों को दूर व्यापार में विविधता लाना जो भू राजनीतिक जोखिम यहाँ पर क्या है पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी, ठीक है।
जो आपके देखो एलिसोरिंग है, ये एक ऐसी जो आपकी सामरिक नीति है जहां देश के मूल्यों को साझा करने वाले देशों के कच्चे माल, घटक और यहाँ तक की जो निर्मित वस्तु वो भी यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल जीएम सरसों। ठीक है, जीएम सरसों का मतलब लेकर तो विचार करना है। ये पहला है, ये एक शाकनाशी सहिष्णु एचटी सरसों की किस्म है। दूसरा है, इसमें 2 विदेशी जीन वार्नेज और बारास्टार और जो बेसिलस इमाइलोफिनेसिस, ठीक है, नमक जो मृदा को जीवाणु से अलग किया जाए। तीसरा है, यह भारत को तेल उत्पादक जो आत्मनिर्भर बना सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, ये पूछा 57 में। ठीक है, तो 57 को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर शाकनाशी जो होते हैं, सहिष्णु फसलें ये सब होता है, इसके प्रति सहिष्णु बनाने के लिए अभिकल्पित की गई जो आसपास में खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देती, किंतु फसल की रक्षा करती हैं। राइट, तो ये हमारा गलत हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, खरपतवार फसल के साथ साथ खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे, गलत है। फसल की यहाँ पे क्या है, इसमें रक्षा करेंगे फसल की, यानी कि फसल के साथ उगेंगे नहीं, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें 2 विदेशी जीन बार्नेज और बारास्टार हैं। ठीक है, बारास्टार हैं जो बैसिलस, ठीक है, इमाइलोलिकफेंसियस, ठीक है, नामक मृदा जीवाणु से अलग किए गए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है यहाँ पर, किसमें 2 विदेशी जीन है जो आपको बताया मैंने, बार्नेज और बारास्टार, जो यहाँ पर बैसिलस आपका है। ठीक है, और आपका इमाइलोलिकफेसियंस, ठीक है, नामक जो जीवाणु उससे अलग करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, यह भारत के तेल उत्पादक जो आत्मनिर्भर बना सकता है और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। चौथा देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट, यह उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों से संकर किस्म की जो प्रजनन है उसमें सक्षम बनाता है। तो ये भी सही है। तो हमारा 3 सही है, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, तो 3 हमारे आंसर हो जाएंगे सी। अगला देखते हैं 58, वस्त्र पाटन पटोला के संदर्भ में लिखित विचार करना है। ठीक है, इससे राजस्थान के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी पटोला टाई डाई तकनीक से मिलती जुलती है। तो टाई डाई कहते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 58 का। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है आपका, पहला स्टेटमेंट है जो पाटन पटोला है। ठीक है, ये हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला साल उपहार यहाँ पर दी थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। राइट, पटोला एक द्विइकत बुना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन या गुजराती रेशम में बनाया जाता है। राइट, ये इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो होगा। उसके बाद इसके कपड़े के बुनने से पहले ताने या बाने को बांधने की रंगने की एक विधि होती है। इसे वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर मिला था। तो राजस्थान का नहीं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहाँ पर है, गुजरात का है। ठीक है, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा है अजंता की गुफाओं। ठीक है, शुद्ध रेशम में बनी हुई जो आपकी द्विइकत पटोला प्राचीन कला में 11वीं शताब्दी की है। अजंता की गुफा में चित्रित पटोला टाई डाई तकनीकी से मिलती जुलती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसे टाई डाइंग जो नॉट डाइंग की बहुत जटिल कठिन और तकनीक से बनाया गया, इसे बांधनी प्रक्रिया के नाम से भी यहाँ पर जाना था। तो अभी स्टेटमेंट तो 2, 3 यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 1, 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशन की गई थी। ठीक है, जो यंग इंडिया पत्रिका थी किसके तरफ प्रकाशन की गई थी, ये की गई थी महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। कब, 1919। ठीक है, 1919 से 1931 इस टाइम तक ये प्रचलित थी ये बुक इनकी। राइट, अगला देखते हैं 59, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के नंबर निम्नलिखित को विचार करना है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे मत देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका 60 का ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों की भी सभी योजनाएं यहाँ पे अपने लोगों के सामने रखी जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला बोला है कि कोई भी व्यक्ति जिसके 18 वर्ष से उससे अधिक है, जिसे मत देने का अधिकार है, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, दूसरा है वह स्थान जहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्यों की योजना जो लाए हैं वो क्या है, लोगों के सामने रखी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने के लिए, जिम्मेदारी के लिए ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ये वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायतों के कार्यों की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके ऊपर नीचे पहला दूसरा करेक्ट है। तीसरा है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत की सचिव होता है, एक सचिव होता है जिसे चुनाव के बाद ग्राम सभा में अपनी पहली बैठक के दौरान चुनती है। तो क्या ये गलत हो जाएगा, ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा के सचिव, ग्राम सभा का सचिव होता है। ठीक है, यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने की कार्रवाई के रिकॉर्ड में रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा।
थर्ड नंबर। तो एक और दो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है, 61 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एक ये आरक्षण वाला है, आपको ये पता होना चाहिए पहले कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये सब बातें आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। तो स्टेटमेंट से सीधे डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन नहीं होगा, 103वां, ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका है 15A जो 6 आर्टिकल है, ठीक है, 15(6) और यहाँ पर जो 15(6) है और 16(6), इनको 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से समावेश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा जो बोल रहे हैं, राइट। दूसरा क्या है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ईडब्ल्यूएस के लिए वर्ग के लिए आरक्षण यहाँ पर क्या है प्रदान करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका थर्ड नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड दोनों स्टेट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है शैक्षिक संस्थान, ठीक है, शैक्षिक संस्थान जो आपके हैं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रदान पर किया जाए, जो वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि प्रवेश के संदर्भ में राज्य को इन वर्गों के लिए 10%, ठीक है, 10% का आरक्षण यहाँ पर प्रदान करने की अनुमति देता है, चाहे वह राज्य की सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, ठीक है। तो आपका यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी में देखते हैं क्या है, सी में आपके 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट मैंने आपको करेक्ट बताए कौन कौन से। आपका जो ये स्टेटमेंट है सेकंड नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर, और आपका ये पहला आपका यहाँ से गलत हो गया था, 103वां था वो। 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, तो यहाँ से सी का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पर है कथन, दूसरा कथन दिया है नई पेंशन योजना एक भागीदारी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन पेंशन कोष में सहायता प्रदान करते हैं या योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है। पहला स्टेटमेंट, नई पेंशन योजना भुगतान निश्चित है। इसमें उपयुक्त कथनों पर संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो 62 में देखते हैं, 62 में आपका जो नई पेंशन योजना है स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना, जिसे ग्राहकों के लिए उनके कामकाजी जीवन के दौरान व्यवस्थित बचत के माध्यम से उसको भविष्य में संपूर्ण निर्णय के लिए यहाँ पर सक्षम बनाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं 62, हाँ पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नई पेंशन योजना में भुगतान अनिश्चित है, भुगतान क्या अनिश्चित है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन हम बात कैसे कर रहे हैं, नई पेंशन योजना की भागीदारी योजना है जो कर्मचारी अपने वेतन पेंशन को योगदान करते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपको बोला है नई पेंशन योजना में भुगतान अनिश्चित है, उपयुक्त कथन में से। तो देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। जो दूसरा है वो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ से, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो एक की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 62 का बी। 63 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कथन 1 और कथन 2। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था या किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य एकता और सामाजिक उत्थान के विचारों के प्रति आमजन को जागरूक करना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसको देखते हैं 63 में। पहला स्टेटमेंट आपका है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य एकता और सामाजिक जो उत्थान है उसके विचारों के लिए प्रति आमजन को जागरूक करना है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। देखो ये आपको एकता दिवस बताया ये क्या है, उसके बाद अगली लाइन आपकी क्या बताएंगे, इसका उद्देश्य क्या है। कुछ भी आप टॉपिक लेते हैं बताते हैं, उसके बाद आगे के सीरियल बाय सीरियल आगे बढ़ते रहते हैं, तो सीरियल बाय सीरियल आगे बढ़ रहा है, ये बताया ऐसा है और ये बताया इसका उद्देश्य ये है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है, तो ए यहाँ से 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, नवीन सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। नवीन सूची देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर कानूनों को दिए जाने वाले चुनौती से संरक्षित करना, ठीक है, चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना। दूसरा, इसे प्राथमिक संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है देखते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है
उल्लंघन के कानूनों को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना, मतलब जो मूल अधिकार का उल्लंघन है उनके आधार पर समझ जो चुनौती दी जाएंगी उससे बचाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसे प्राथमिक संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, इसे प्राथमिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, 51 के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान में नवी अनुसूची शामिल है, सभी अधिनियम और विनिमय समीक्षा जो है न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, ठीक है, वर्तमान में सिर्फ नवी अनुसूची में शामिल है। तो क्या है यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो मुक्ति के लिए बोल रहा है हमेशा से मुक्त, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न जो निर्णय है उसमें कहा था कि नवीन सूची में शामिल कानून यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उनकी समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो 1-2 हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे 64 में 1-2 दो स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। 65 देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग संगठन व्यापार समझौता जो है उसके बारे में निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। पहला है, हाल ही में दिनों में किसी विकसित किए गए देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। दूसरा है, इनमें वस्तुओं के व्यापार की उत्पत्ति के नियम, सेवाओं व्यापार जो है उसमें तकनीकी विवाद जैसे चीज शामिल होता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, जिस पर भारत ने 1 दशक से अधिक समय के लिए यहाँ पर विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा, इसमें वस्तु और व्यापार उत्पत्ति सब क्षेत्र यहाँ पर बाधाएं जैसे शामिल होते हैं, तो एकदम करेक्ट है। क्योंकि ये कौन कौन सा क्षेत्र होते हैं आपके, जैसे कि है दूर संचार, ठीक है, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं जो होती हैं वो, ठीक है, और आपका फार्मास्यूटिकल्स होते उत्पाद होते हैं, राइट, वो व्यक्ति की आवाज़ चाहिए, तो ये सब क्या है इसमें क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी पादप स्वच्छता उपायों के समझौते दायरे से बाहर रखा गया। इनको दायरे से बाहर नहीं रखा गया है, इनके दायरे में यहाँ पर क्षेत्र में सहयोग करेंगे, बाहर नहीं रखा गया, तो तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा गलत होगा तो ओनली 2 यहाँ से करेक्ट होंगे, बी। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिन सभी देशों में संविधान है, ठीक है, जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, किंतु सभी लोकतांत्रिक देशों से एक लिखित संविधान होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट बोला है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, सभी आवश्यक तरीके से क्या है लोकतांत्रिक नहीं, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, किंतु सभी लोकतांत्रिक देश में संविधान होगा, पहला गलत हो गया। दूसरा है, एक संविधान विश्वास और समन्वय की एक स्थिति उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए एक साथ रहने हेतु आवश्यक और यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक गलत है, 2 सही है, केवल 2, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोमनाथ लाहिड़ी, SC मुखर्जी, जयपाल सिंह, तो इनको मैच करते हैं, देखते हैं क्या है 67 में। देखो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका है सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी ये क्या थे 1901 में 1984 तक इनका जन्म हुआ था, 1901 से 84 मतलब 1 में जन्म हुआ और 84 में इनका डेथ हुआ था, ठीक है। इनका जन्म काल है वो सब दिया हुआ है, जन्म मृत्यु काल इनके पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। ये लेखक और यहाँ पर संपादक भी थे, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे, ठीक है। और क्या है, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने हैं। आज़ादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में BR अम्बेडकर मंत्री थे, ना कि ये थे, तो ये यहाँ से गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या, SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये बोले कि क्या है ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कब थे, 1887 से 1956 इनका जो मतलब इनका बर्थ और जो पूरा इनका जो काल है, ठीक है, कब पैदा हुए और कब इनका डेथ हुआ, तो 1887 से 1956 ये इनका ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जयपाल सिंह क्या है, जयपाल सिंह ये उनका जो 1903, ठीक है, जन्म हुआ और उनका मृत्यु जो है 1970, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, झारखंड में हुआ, जयपाल सिंह का, राइट। ये आदिवासी महासभा के संस्थापक थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। तो हमारे यहाँ से 2 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो 2 3 करेक्ट होंगे, 2 युग में यहाँ पर करेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 68 नंबर है। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में BP मंडल की अध्यक्षता में तृतीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति की। दूसरा है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के उनके उत्थान हेतु किए जाने कदम की सिफारिश करने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है 68 में। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने 1979 में तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया जिसकी अध्यक्षता BP मंडल, ठीक है, कौन, BP मंडल कब किया था, 1999 नहीं किया था, ये किया था 1979 जो पहले से ये रखना है, बाकी सब आपका सही दिया है, ये गलत है, 1979 होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है,
इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए ये जो उन्नति है उसको उठाए जाने के लिए सिफारिश करना, ठीक है। तो ये था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, गलत हैं। तो हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी। 69 नंबर देखते हैं। 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के खिलाफ। तो इनमें से कितने अधिकार आवश्यक के घटक, मतलब कितने अधिकार के आवश्यक घटक है, हमारा जो अधिकार होता है उसके घटक कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये बताना है 69 में। तो देखो यहाँ पे जो उचित दावे हैं, ठीक है, जो बोला है पहला नंबर स्टेटमेंट इसमें उचित दावे, ये आपका यहाँ से स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोल रहा है उचित दावे, ठीक है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पर विधि द्वारा स्वीकृत, ठीक है, जो विधि के द्वारा स्वीकृत है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, समाज में द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा सरकार के खिलाफ है, ये आपका क्या है, ये अधिकार हमारा घटक नहीं है, ठीक है, घटक ये नहीं होगा, हम सरकार के खिलाफ नहीं रहते हैं, राइट। ये हमारा दो स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे करेक्ट हो जाएंगे, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69 का सी। अगला देखते हैं 70 नंबर। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 330 लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षित करने का प्रावधान करता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट सही भी है, क्योंकि आपका जो संसद है, संसद विधानसभा अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति, इसकी सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट जो प्रतिनिधित्व का प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330, पहला करेक्ट है। दूसरा 331 का है, जब का 331 है, ठीक है, 331 राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षण करने का प्रावधान करता है, यहाँ पर ये बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यों के सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अतः जो यहाँ पर एक जो हस्तांतरी माध्यम है, ठीक है, उसके माध्यम से किसी विशेष प्रणाली के लिए सीटें आरक्षित करना और राज्यसभा अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित यहाँ पर नहीं की गई हैं, तो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, राज्यसभा को भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं है, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं, ये एक आपका उच्च सदन होता है, ठीक है। तो 2 गलत है यहाँ पर। पूछा गया क्या सही है, तो एक ओनली सही है, ए। 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 71 नंबर में 71 है, हाँ यस, 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो 2 स्टेटमेंट मैंने बताया, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। स्थायी सदस्य क्या बोला, 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरी बात है, अस्थायी सदस्य हैं, इनको 3 वर्ष का कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, यहाँ चयनित किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये अस्थायी सदस्य को हम सब 2 वर्ष के लिए, ना कि 3 वर्ष का। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 71 में क्या पूछा है। 71 पूछने में से कितने सही होंगे, तो 2 करेक्ट होंगे, मैंने आपको 2 बता दिए ऊपर वाले, 2 करेक्ट, बी का आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ जिसको बोलते हैं, की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 1946 में काम करना शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना 1945 में जो चार्टर था उसने 1946 में की थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ये भी, क्योंकि इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश से बना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की पदावधि के लिए निर्वाचित यहाँ पर किए जाते हैं। ये अंग के साथ एक परंतु पल जो अलग अलग है उसके साथ यहाँ पर मतदान करते हैं। दूसरा भी आपका करेक्ट है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की अधिकारिता भाषा हिंदी और स्पेनिश है, ठीक है। इसकी भाषा जो आपकी है रजिस्ट्री भाषा जो होती है वो इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ना कि अंग्रेजी और स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे, ए। 72 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। संपूर्ण क्रांति, नक्सलवादी आंदोलन, गरीबी हटाओ, द्रविड़ आंदोलन, किससे संबंधित थे सब 73 में, तो इसको देखते हैं। 73 में संपूर्ण क्रांति जो है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति जो पहला है, संपूर्ण क्रांति जो है इसका इंदिरा गांधी शासन के विरुद्ध यहाँ पर हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णायक जो विधि थी उसका उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए गए थे इनको, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1974 में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन का एक कार्यक्रम समर्थन किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की संख्या दी, जयप्रकाश नारायण, तो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्या है, नक्सलवादी आंदोलन। ठीक है, जो नक्सलवादी आंदोलन है ये भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये, आपका जो चारू मजूमदार है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, तीसरा गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ ये देश बचाओ के चुनाव में जो इंदिरा गांधी थी उसके चुनाव के अभियान यहाँ पर दौरा नारा दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो 1971 में चुनाव जो कांग्रेस था, कांग्रेस में उसमें गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस रामास्वामी नायकर होगा नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन क्या था, ये इस आंदोलन में जो ब्राह्मण है उससे प्रभुत्व सख्त के विरोध में यहाँ पर इसको किया गया था। ठीक है, उत्तर भारत में जो राजनीतिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक थे उनके प्रभुत्व के खिलाफ क्षेत्रीय गौरव की पुष्टि की गई थी इसमें। राइट, तो हमारा इंदिरा गांधी यहाँ पर इसमें नहीं थे, तो तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा चौथा गलत है, 1 2 करेक्ट है, तो 1 2 करेक्ट है, 2 युग्म यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है 74, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला है गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा। इनमें से गठन का वर्ष बताना है, कब का गठन किया गया 74 में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 1960 में बम्बई या फिर मुंबई राज्य महाराष्ट्र तथा गुजरात में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, 1960 में। दूसरा स्टेटमेंट है हरियाणा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बने। कौन, 2 यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा 1966 में। ठीक है, उसके बाद क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, झारखंड बिहार से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर गठन किया गया था। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, 1987, यहाँ पर इसका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सन 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 में, ना कि 1987 में। गोवा है, गोवा आपका हुआ था गोवा, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश। गोवा आपका 1987 में हुआ था। गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्य 1987 में। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो 2 गलत हैं, गुजरात और हरियाणा सही है, बाकी 2 गलत हैं, तो 2 युग्म करेक्ट हो जाएंगे। 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचवर्षीय योजना दूसरी, चौथी और छठी पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी क्या थी आपकी, जो थी इसकी स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, ये आपका गलत है। ये था कि जो इसमें था, इसमें आर्थिक नीति के साथ साथ लक्ष्य के रूप में समाजवादी के रूप में यहाँ पर स्थापना करना, और यहाँ पर जो नेहरू मालवीय मॉडल था उसको यहाँ पर अपनाया गया था। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की जो प्रगतिशील है उसकी उपलब्धि, ये इसके उद्देश्य थे। ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऊपर वाला होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका मैं बोल रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट चौथी पंचवर्षीय योजना, ये आपका पहले वाले का है, इस ये वाले का। लेकिन आपका सिंपल पूछा कौन सा मैच कर रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं, दोनों गलत हो गए। छठी पंचवर्षीय योजना जो है, छठवीं वाली, ये आपकी विस्तारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्थितियाँ हैं, उनकी गरीबी की समस्या की खत्म करना, तो यहाँ पर ये होगा। तो तीसरा आपका करेक्ट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, आठवीं पंचवर्षीय योजना आपका है, इसमें तीव्र आर्थिक विकास और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, उसकी वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 3 4 के 2 युग्म करेक्ट है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, प्रथम आम चुनाव CPI ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान यहाँ पर बनाई। राइट, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो 76 है वो सही हो जाएगा। राइट, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, CPI। दूसरा है, CPI के प्रमुख नेताओं में AK गोपालन, SK डांगे, PC जोशी ने तथा P सुंदरैया यहाँ पर शामिल थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो 1 और 2 सी इसका आंसर हो जाएगा। 77, विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित का तो विचार करना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, पहला स्टेटमेंट है, यह कथन सही भी है एकदम। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व का सबसे गरीब देश की मदद करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास जो संघ ID है ये मध्यम आय के लिए जो लोग हैं ऋण, उनके देशों की यहाँ पर मदद करता है। कौन सा करेक्ट है, पहला तो आपको करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, एकदम फैक्ट पॉइंट दिए हैं, क्योंकि जो IBRD के बारे में जो बात है वो यहाँ पर पूरी बता दी, पूछ ली उन्होंने। ठीक है, और जो विश्व बैंक की बात है वो भी पूछ ली, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 77, 78 नंबर देखते हैं। 78 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पर्यावरण विकास एवं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
UNCED 1992 में जिसे पृथ्वी सम्मेलन के अर्थ के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में आयोजित यहाँ पर किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका ये है और 78, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पर्यावरण विकास संयुक्त सम्मेलन है, इसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन आर्थ समिट के रूप में यहाँ पर भी जाना जाता है। इसे 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो UNCED नहीं होगा, ये नहीं सॉरी, ये पहला यहाँ से गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में बता रहा है, जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका ब्राज़ील, ठीक है, ये सही था। जोहान्सबर्ग नहीं हुआ था, ये आपको हुआ था ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में, तो पहला गलत हो जाएगा। अगला क्या है, दूसरा, रियो जो घोषणा है जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का विस्तरण UNFCCC जैविक विविधता अभिसमय तथा वन प्रबंधन सिद्धांत पर घोषणा करता है और पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों की इसमें मानी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है सॉरी, UNCED सम्मेलन के प्रमुख परिणाम में से एक एजेंडा 21 था, ठीक है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में समग्र सतत विकास प्राप्त हेतु भविष्य में निवेश करने के लिए नई सामरिक नीतियों को शामिल करना था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 2 और 3, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, परमादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ये न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक पद पर कार्य करने के वाले को जारी किया गया एक आदेश है जिससे उससे आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए यहाँ पर कार्य जिसे वो निभाने में विफल रहता है। तो 79 को जो स्टेटमेंट बोला है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम और जो अवर न्यायालय है उसमें न्यायाधिकरण की अवस्था सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो है वो भी सही है, ठीक है, पहला सही दूसरा भी सही, क्योंकि इसे उपयुक्त जो उद्देश्य है इसके सार्वजनिक निकाय है, ठीक है, निगम अवर न्यायालय जितने ये सब क्या है इसमें इसके विरुद्ध यहाँ पर ही जारी कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। 80 नंबर, विधि के समझ या विधि के समान जो समता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना होगा। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं पहला स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है समान कानूनों का पालन करना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान तक पहुँचाना सीमित करना, ये स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को खेल मैदान, होटल, दुकान, ये सब क्या है इसमें सार्वजनिक जगह तक पहुंच प्राप्त होता है, ठीक है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुओं, सड़क, इस स्थान, ये सब घाटों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ना कि उनका जो स्थान तक पहुंच सीमित है, सीमित नहीं है लोगों को। तीसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इसके साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। तो ओनली 2 यहाँ पर गलत है, पूछा क्या सही कौन सा, तो 1 और 3 सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कि किसी राज्य में राज्यपाल के जो संवैधानिक स्थिति है उसके संदर्भ में बताना है क्या है, राज्य के जो राज्यपाल है उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछा है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों को भी जो विनियम है उसमें तहत कार्य करेगी, है ना। तो पहला देखते हैं, देखो जो आपका राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल होता है, ये यहाँ सर्व प्रमुख अंतर यह है कि जो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा या केंद्र सरकार के परामर्श पे यहाँ पर की जाती है, पहला करेक्ट है। दूसरा है, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों विनियमों के तहत यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 81 का आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या, 82 नंबर, है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जिसको SDG बोलते हैं, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, ठीक है। तो ये आपके जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और आपका 5वां दिया है, राइट। ये बोला पहला क्या होगा, दूसरा क्या, कौन सा इसमें मैच कर रहा है ये बताना है 82 में। देखो जो यहाँ पर पहला है गरीबी उन्मूलन को बोलता है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन को बोलता है पहला, तो यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा होता है आपका SDG 2, ठीक है, SDG 2 आपका होता है भुखमरी से मुक्ति, ठीक है, तो ये गरीबी से उन्मूलन, ये भी गलत हो जाएगा। SDG 5 क्या होता है, लैंगिक समानता SDG 5 ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा 82 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल एक युग में यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ गलत है। तो मैं देखो बता देता हूँ, पहला आपका क्या होता है, पहला मैंने आपको बताया गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन पहला हो गया। दूसरा आपका होता है भुखमरी से मुक्ति, ठीक है। तीसरा होता है
उत्तम स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है। चौथा आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा होता है लैंगिक समानता, ठीक है। कम से कम भी 5 से याद होने चाहिए। एक छठवां भी याद कर लो। छठवें में आपका हो जाता है स्वच्छ जल और स्वच्छता, राइट। ये अच्छा है, आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, दोहरा बोझ निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से निर्देशित करता है या संदर्भित करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। 83 का यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाएं घर के भीतर घर के बाहर दोहरा कार भार संभालती हैं, उससे यहाँ पर इससे संबंधित है, ठीक है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, किताब और लेखक यहाँ पूछा है, अमर जीवन किसके लेखक हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको 84 को। देखो राम सुंदरी देवी है ना, इनका जन्म क्या पश्चिम बंगाल में हुआ था, राइट। तो यहाँ पर पहला आपका क्या हो जाएगा, जो अमर जीवन है राम सुंदरी। सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है, सुल्ताना का जो स्वप्न है ये आपको हो जाएगा सुल्ताना का स्वप्न। ये लेखिका है कौन, रुकैया सखावत हुसैन। 1880 से 1932 तक ये क्या है, इनका जन्म मृत्यु का कार्यकाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इनका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, मैच कर रहा है। सुल्ताना का स्वप्न, रुकैया सखावत हुसैन। जूठन, ठीक है, जूठन ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्या है, ये दलित लेखक थे, ठीक है। सही सुमेलित थे तो आपका यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सभी 3 डी इसका आंसर। 85 है, शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला और स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिया है। शक्तियों के पृथक्करण संबंध में निम्नलिखित विचार, पहला है संघ राज और स्थानीय सरकार के विषय पृथक करता है, ठीक है। संघ और स्थानीय सरकार के विषय को क्या है, पृथक करता है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अंकुश के संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि देखो संविधान में सरकार किसी के द्वारा शाखा के जो सत्ता के जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए प्रावधान करता है, ताकि क्या इन सभी के अंग हैं उनकी शक्तियों को एक दूसरे से अलग होगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, पृथक करता है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि शक्ति जो है इसके पृथक्करण के आधार पर प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंग जो अंग है उन पर अंकुश रखता है, और क्या है इस तरह के तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, एक गलत दूसरा सही। तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक सही नहीं है किंतु सेकंड सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण, ये सब क्या है, इसमें से कौन कितने संरचनात्मक हिस्से हैं। देखो पहला तो करेक्ट है, दूसरा कन्या भ्रूण तो ये भी करेक्ट है, रंग भेद भी करेक्ट है, जो आपका परिश्रमिक जो दैनिक कार्य स्थिति ये भी करेक्ट है, कार्यस्थल पर यौन पर ये भी करेक्ट, युद्ध और मिसाइल जो हमले हैं, ठीक है, ये आपका इस जो संरचनात्मक हिस्सा है उसका यहाँ पर शारीरिक हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, छठवां गलत हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर करेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 87 नंबर। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर सामाजिक संकेतक के आधार पर विचार करना है। इसमें क्या है, जीवन प्रत्याशा, व्यस्त जीव जनसंख्या की जो विधायी शक्तियाँ हैं, शिक्षा है वो। तीसरा है विद्यालय में प्रवेश की जो आयु है बच्चों की विद्यालय शिक्षा से अपेक्षित। तो इनमें से कौन सा कितने जो है यूएनडीपी द्वारा यहाँ पर विकास के घटक होते हैं, जो यूएनडीपी जो आपको मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है उसमें कौन कौन से घटक को लेता है ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा 87 में, ये लेता है आपका एक लंबा स्वस्थ जीवन, ठीक है, जिसको जीवन प्रत्याशा के रूप में मानते हैं। शिक्षा तक पहुँच, ठीक है, शिक्षा क्या है ये भी लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या लेता है, उसके बाद आपका लेगा ये उचित जीवन स्तर, देश के जो आपके मूल स्तर हैं, यह सामाजिक जो प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय है वो भी लेगा। तो क्या एसडीए के मापन के प्रति व्यक्ति जो यहाँ पर सकल उत्पाद है वो भी वो नहीं आपको नहीं लेगा, ठीक है। जो एसडीए के मापन में प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ये इसको नहीं लेगा, तो बाकी सब लेगा। तो 1 से 4 इसके करेक्ट आंसर होगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी मध्याह्न योजना है, ठीक है, उसके संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन, इस योजना को शुरू करने में तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था, ठीक है। 88 का क्या है, ये पहला राज्य था, ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम जो पोषण यहाँ पर कर दिया गया, तो क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर एकदम सही है, क्योंकि 2021 में कार्यक्रम का नाम बदलकर ये कर देगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस योजना में संविधान की गारंटी कर समानता विचार को लागू करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या यहाँ पर करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है, तो सभी 3 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग ये कहता है कि पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो कौन कहता है, ये कहता है आपका 89 में
राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 47 है ये कहता है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, ये आपका 36 से 51 के बीच होता है आर्टिकल, ठीक है। इसी बीच में आपका जो आर्टिकल नंबर 47 है ये बोल रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित जो राज्य के निर्देशक तत्व जो मैंने बताया आपको, इसका एक भाग है, ठीक है। इसके अनुसार पोषण और स्तर, जीवन की जो स्तर है उसको ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, संविधान में देश के मूल विधि के रूप में संदर्भित करते निम्नलिखित का विचार करना है। यह लोगों की बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोला 90 में। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये बोला, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट भी होगा, ठीक है, क्योंकि उन मूलभूत कर्तव्यों को प्रवेश करता है जिनका हम क्या अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जो कोई निर्धारित करता है कि कोई सरकार आप नागरिकों से क्या, फिर से रीड कर देता हूँ। यह सीमाएं निर्धारित करता है कि कोई सरकार अपने नागरिकों पर क्या अधिरोपित कर सकती है, ये भी निर्धारित करता है। तो हमारा जो 90 है, ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, इसकी दोनों बातें एकदम सही बताई गई हैं, ठीक है। दोनों बातें एकदम सही बताई गई, क्योंकि जो नागरिक है इसको मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने के संरक्षित करना, यह सरकार की शक्ति पर एक बुनियादी सीमा है, ठीक है। और जो यहाँ पर सरकार की शक्ति उसको सीमित करने का सबसे बड़ा आम तरीका कुछ मौलिक अधिकार को निर्दिष्ट करना, राइट। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। 90 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 में दोनों करेक्ट हैं, आपको याद रखना है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है उनमें से कौन कौन से उल्लिखित होता है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, बालाश्रम का निषेध ये शामिल होता है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर बताता है, राइट। तो पहला करेक्ट है। दूसरा, जोखिमपूर्ण कार्य से बच्चों का रोजगार पर प्रतिबंध, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से ऊपर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये नहीं होगा, राइट। और अभियुक्तों और दोषियों का अधिकार ये भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है, 1 और 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 है, राजेंद्र सच्चर, ठीक है, राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस आर्थिक, धार्मिक, अल्पसंख्यक समुदाय से केंद्रित थी। तो करेक्ट आंसर आपका 92 का हो जाएगा, ए मुस्लिम धर्म से, ठीक है। 93, ये क्या है, सरकार ने वर्ष 2005 में ये मानते हुए कि भारत में मुस्लिम जो समुदाय हैं उससे विभिन्न जो विकास संकायक थे उसके मामले में पिछड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। उसमें क्या, उच्च जो स्तरीय है उसकी समिति की स्थापना करना, न्यायमूर्ति जो राजेंद्र सच्चर से उनकी अध्यक्षता में, इससे क्या है, मुस्लिम समुदाय की जो सामाजिक है स्थिति है उसमें शैक्षिक स्थिति की जांच करना, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा, तो मुस्लिम हो जाएगा। 93 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी प्रकार की जो प्रकरण की यहाँ पर स्वतः यहाँ पर क्या है, ज्ञान, संज्ञान के अथवा उसके समझ प्रस्तुत याचिका जांच कर सकता है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है 93 का, यहाँ पर ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि NHRC आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी कार्य क्या है, स्वतः संज्ञान से या किसी पीड़ित जो मानवाधिकार है उसके उल्लंघन में शिकायत से प्रस्तुत याचिका की जाँच करते हैं, करेक्ट है। दूसरा, आयोग के पास मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की शक्ति होती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि NHRC के पास अभियोजन की शक्ति नहीं है। क्या है, अभियोजन की शक्ति यहाँ पर इसके पास नहीं होती है, राइट। ये केवल सरकार को सिफारिश कर सकता है, राइट, और अथवा न्यायालय को यहाँ पर अपने तथ्य की जांच के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार करना है। मंत्रिपरिषद के परामर्श का पुनर्विचार हेतु वापस भेजना राष्ट्रपति का क्या है, विवेकाधिकार है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही बोल रहा है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों का एक भाग होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो बोला सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पॉकेट वीटो के रूप में जो संविधान है उस समय कोई उल्लेख यहाँ पर इसमें नहीं था, ठीक है, संविधान में इसका क्या उल्लेख नहीं था, जिसके भीतर राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता हो, ठीक है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी समय बिना विधेयक के लंबित किए राष्ट्रपति अपना वीटो शक्ति जो है प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अनौपचारिक शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो दोनों करेक्ट है। थर्ड नंबर है, त्रिशंकु जो आपकी विधानसभा है, ठीक है, त्रिशंकु संसद है, इसकी स्थिति, राइट, त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे सक्षम नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु अपना विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो हमारा क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो सभी 3 सी। अगला है 95, सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में से कौन सा विचार करना है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो मूल अधिकार है उसके, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में पूछा है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है नागरिकों के मत विवाद, ये आपको उसके जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। नागरिक एवं सरकार के मत विवाद ये भी आता है।
तीसरा क्या है, दो राज्यों के मत विवाद, ये भी आपका वहीं पहुंचता है, ठीक है। चौथा क्या है, केंद्र राज्य के मत विवाद। तो चारों बातें क्या आपका जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मूल क्षेत्राधिकार में यहाँ पर सम्मिलित करता है, इसको बताता है, ठीक है। तो 95 का हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का ये क्षेत्राधिकार जो है इसमें से क्या क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद है, ये आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी चारों हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो डी करेक्ट आंसर है। 96 नंबर, 96 है यहाँ से, जनहित याचिका जिसको पीआईएल बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, व्यक्ति और संगठन दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित कर एक टेलीग्राम जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछा है सही होगा, कथन कितने सही होंगे यहाँ, ठीक है। 96 में, तो 96 में पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, यह एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की जनहित याचिका है उसको दायर करने की अनुमति दी है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, देखो एक पत्र या टेलीग्राम, ठीक है, इसको जनहित याचिका के रूप में यहाँ पर जाना जा सकता है, राइट। कब, कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया, तो यहाँ तक कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के संबोधित करने पर, राइट। तो ये क्या है, नहीं माना जा सकता, ये गलत है, माना जा सकता है, ये करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गंगा नदी प्रदूषण के संबंधित जन चेतना जनहित याचिका का परिणाम होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 3, सी इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं, भारत में आपराधिक जो आपकी न्याय प्रणाली है उसमें डीके बसु दिशा निर्देशन समिति किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है आपकी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस एवं जो एजेंसियाँ हैं उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रिया है, उससे संबंधित है आपका, ठीक है। 98 नंबर देखते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आपका एफआईआर होता है, किस एफआईआर के भी अपराध की जांच शुरू कर सकती है कौन, पुलिस के बिना एफआईआर के भी अपराध यहाँ पर जांच कर सकती है। बोला है कि पुलिस बिना एफआईआर के भी यहाँ पर जांच शुरू कर सकती है। दूसरा है, जो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है 98 में, ये गलत है, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही क्या है काम करेगी। दूसरा, इसे संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों तरीके से अपराध यहाँ पर क्या दर्ज किए जा सकते हैं, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है, इसमें गवाहों की पहचान करने, ठीक है, गवाहों की पहचान करना का उल्लेख यहाँ पर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर एक तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इनका उल्लेख होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्ञात है आरोपी व्यक्ति की गवाही पहचान कर सकता है तो भी इसका उल्लेख यहाँ पर करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, शिकायत करता है एफआईआर जो कि मुफ्त प्राप्त जो प्रति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 गलत है, 1 और 3 आपका गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 3 गलत है, तो 2 सही हो जाएंगे, 2 ही पूछा है। 99, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, राज्य के हितों का जो प्रतिनिधित्व करना, ये सब जो आपका भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना। तो ये पूछ रहा है, इनमें से कितने कार्य लोक अभियोजन अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं या उनके निष्पादन में आते हैं, ठीक है। तो 99 में हम देखते हैं, स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है आपका ये आता है, क्योंकि आपका जो राज्य के हितों में प्रतिनिधित्व करना, ये भी है, ठीक है। दूसरा है प्रकरण की जांच करना, राइट, जो प्रकरण की जांच करना, ये गलत है, क्योंकि उनकी जांच की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये आपका क्या जो थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो 4 में से आपका 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी इसका 99 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्या, 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा श्री के संथानम की अध्यक्षता वाले भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पर यहाँ पर की गई थी। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है 100 में, ठीक है। जो पहला बोला है एकदम सही भी है, ठीक है। कब की गई थी, 1964, ठीक है, 1964 में। अगला देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, इससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक दर्जा भी यहाँ पर सार्वजनिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। वर्ष 2003 में संसद ने इसे सीवीसी जो सामाजिक दर्जा प्रदान करते हुए जो आयोग अधिनियम है 2003 में लागू कर दिया था, ठीक है, 2003 ना कि 1988, राइट। अगला क्या है, सीबीआई अभियोजन, ठीक है, सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सीवीसी के सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर की जाएगी। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सीबीआई के अभियोजन जो निदेशक है उसकी नियुक्ति सीवीसी की सिफारिश केंद्र सरकार के द्वारा पर की जाएगी। तो आपका पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है यहाँ से, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 51 से आपका 100, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूरे हो गए, राइट। तो अब इसका जो टेस्ट नंबर 3 रहेगा, ठीक है, वो भी टेस्ट नंबर 3 में जल्दी लेके आऊँगा। टेस्ट नंबर 2 आपका पूरा होता है, उससे पहले टेस्ट नंबर 3 से पहले मैं आपका विजन का जो टेस्ट बचा हुआ है वो भी मैं आपको लेके आऊँगा। वो पूरा भराने के बाद आपका फिर दृष्टि का लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो सीरियल से मैं टेस्ट पूरे चला रहा हूँ कि जिससे आपका जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा होता चले, राइट।
तो मैं टेलीग्राम चैनल बता दूंगा कि अगला जो टेस्ट रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा, पॉलिटी पर रहेगा, इकोनॉमिक पर रहेगा, ज्योग्राफी पर रहेगा, तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करा दूँ, बता दूंगा, ठीक है। तो अपडेट रहिएगा वहाँ से, कि वहाँ से मैं अपडेट भी देता हूँ कि कब क्लास इसका होगा करंट का, और या फिर कब टेस्ट पेपर होगा, कभी नहीं होगा। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी, ठीक है। तो कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।